15 नवंबर 1949 को मोहनदास करमचंद गांधी की वध के लिए जिन दो महापुरुषों को फांसी की सजा हुई, उनमें पंडित नाथूराम गोडसे के अलावा जो दूसरे हुतात्मा थे, उनका नाम नारायण दत्तात्रेय आप्टे, नाना आप्टे। जब ये अभियोग कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने ये माना था कि देश के लिए प्राणों की आहुति देने की सिद्धता रखने वाले लोगों का संगठन करने में, यानी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने में, उन्हें एकजुट करने में नाना आप्टे का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। मोहनदास करमचंद गांधी के वध के लिए श्री गोपाल गोडसे जी ने भी आजीवन कारावास भोगा। अपने अनुभवों को उन्होंने एक पुस्तक में प्रकाशित कराया। वो पुस्तक गांधी वध और मैं। इस पुस्तक के प्रकाशन से पहले लगभग 18 लेखों की एक सीरीज एक पत्रकार द्वारा, जो एक अखबार चलाते थे, संपादक थे उसके, बेहरे जी, उन्होंने इसे प्रकाशित किया। बाद में ये पुस्तक के रूप में आम जनता को उपलब्ध हुआ। उस पुस्तक में नाना आप्टे के बारे में आदरणीय श्री गोपाल गोडसे जी लिखते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अन्वेषण में साठोत्तरी के जो व्यक्ति विद्यमान हैं, वे सभी नाना आप्टे के पिता स्वर्गीय श्री दत्तोपंत आप्टे से परिचित हैं। उनमें से अनेक के वे गुरु भी हैं। स्वर्गीय महादेव चिमणाजी आप्टे के ट्रस्ट द्वारा पूना की आनंद आश्रम संस्था का संचालन होता है। स्वर्गीय श्री दत्तोपंत उस संस्था के व्यवस्थापक थे। स्वयं भी इतिहासज्ञ थे और इसके अतिरिक्त इतिहास संशोधन के लिए कई भाषाओं और लिपियों का अध्ययन भी उन्होंने किया था। संस्कृत, गणित, भूगोल, खगोल शास्त्र आदि विषयों में भी उनका प्रवेश था। जब लोकमान्य तिलक का क्रांतिकारियों से संबंध आया था, तो इस प्रसंग में विदेश से शस्त्रास्त्रों को मंगाने में दत्तोपंत भी एक माध्यम थे। नाना आप्टे के पिता श्री दत्तोपंत आप्टे, परंतु बाद में वे विद्या के अध्ययन में संलग्न हो गए। नाना आप्टे का जन्म सन 1911 में हुआ था। उनकी बड़ी बहन तपस्वी बाबा परांजपे की बहू थी। उनकी 2 और बहनें थीं। नाना के 4 भाई थे, बलवंत, विष्णु, माधव और मनोहर। वे सब अपने अपने व्यवसाय में हैं। मनोहर तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी हो आए हैं। नाना आप्टे ने बीएससी उत्तीर्ण की थी और अहमदनगर में उनको शिक्षक की सेवावृत्ति भी मिल गई थी। उन्हीं दिनों उनका विवाह भी हो गया था। उनके एक सुपुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु बाद में वो नहीं रहा। अध्यापन क्षेत्र में नाना ने उन्नति की। नाना आप्टे की ख्याति बढ़ने लगी थी। प्रत्येक विद्यार्थी चाहता था कि वो उनसे पढ़े। नाना ने अनुभव किया कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने बीटी करने का निश्चय किया और वह भी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। गौर वर्ण, सुडोल
स्वस्थ शरीर, प्रसन्न वदन नाना आपटे मित्र एवं परिजनों में प्रिय थे। महाराष्ट्रीय सुसंस्कृत घरों में हिंदुत्व निष्ठा की सहज प्रवृत्ति है। घर के संस्कार वैसे होने के कारण नाना के मन पर भी हिंदुत्व निष्ठा का प्रभाव था। जब उनकी बुद्धि कुछ विकसित हुई तो थोथी निष्ठा विलुप्त हो गई। अब वे प्रत्येक बात को विज्ञान की कसौटी पर कसकर उसको ग्रहण करते थे। इसी क्रम में 1937 में उनकी भेंट स्वातंत्र्य वीर सावरकर से हो गई। वे उनसे प्रभावित हुए और उनके द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्ववाद की ओर आकृष्ट हो गए। नाना आपटे ईसाइयों द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षक थे। उस विद्यालय में हिंदू विद्यार्थी भी अध्ययन के लिए आते थे। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहे किसी भी मत का हो, पंथ का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, अनिवार्य रूपेण ईसाई प्रार्थना विद्यालय में करवाई जाती थी। नाना आपटे ने इस परिपाटी को रुकवा दिया। यही उनकी हिंदुत्व निष्ठा का प्रथम प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्य था। हिंदू महासभा की नीति के अनुसार सैनिकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए नाना आपटे ने स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर राइफल क्लबों की स्थापना की। कांग्रेस का शासन होने पर भी इस कार्य के लिए नाना ने संबंधित पदाधिकारियों से मान्यता प्राप्त कर ली थी। नाना आपटे का संगठन सौष्ठव विकसित हो रहा था। हिंदू महासभा के अधिवेशनों के माध्यम से नाना आपटे और नथुराम का संपर्क बढ़ रहा था। अधिक संपर्क में आने पर दोनों ने परस्पर यह अनुभव किया कि दोनों में कुछ न कुछ गुण अवश्य हैं। 1944 के आरंभ में दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि दैनिक पत्र का प्रकाशन किया जाए। इस योजना के अंतर्गत अग्रणी अखबार का जन्म हुआ, जिसका संचालक नाना आपटे ने किया और संपादक कार्य नथुराम गोडसे ने संभाला। उन दोनों का संचालन और संपादन का कार्य यानी संचालक संपादक का नाता इतना अटूट रहा कि गांधी वध अभियोग के अवसर पर भी न्यायालय ने इन दोनों को ही तद्रूप षड्यंत्र के संचालक संपादक की संज्ञा से विभूषित किया। समय समय पर योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों को ये अग्रणी अथवा हिंदू राष्ट्र संस्था में बुलाकर उन्हें समाचार पत्र के महत्व से अवगत कराना और वृत्तपत्र के प्रति और अपने कार्य के प्रति उनमें विश्वास जोड़ने का कार्य नाना बड़ी कुशलता के साथ करते थे। कहीं पर किसी से मिलने जाना हो तो उनको किसी सहायक की अपेक्षा नहीं होती थी। सहयोग कहिए अथवा उनका व्यक्तित्व कि जहाँ कहीं भी वे जाते उनको सफलता ही मिलती थी। किसी भी अधिकारी से वे अपना कार्य करवा लेते थे। उस समय हिंदुत्व के जागरण की वृत्ति शासकों को रुचि कर रही थी, क्योंकि अंग्रेज शासन में थे और कांग्रेस पर उनका पूरा प्रभाव था। हिंदुत्ववादी जन मुस्लिम परस्ती और मुस्लिम तुष्टीकरण का घोर विरोध करते थे। कांग्रेसी जानते थे कि वे पाकिस्तान निर्माण की ओर अग्रसर हैं और वे ये जानते थे कि पाकिस्तान निर्माण में हिंदुत्ववादी कदाचित बाधा उत्पन्न करें। इसलिए उस समय कांग्रेसी शासकों ने
हिंदुत्ववादी समाचार पत्रों को दबाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इस प्रकरण में अग्रणी अखबार या उसे हिंदू राष्ट्र कहें, उनसे भी एक के बाद इस प्रकार अनेक सिक्योरिटी मांगी गई। दबाव बनाया गया कि अखबार बंद हो जाए। उस समय शासकों का जो ये इतिहास है, ये सब रिकॉर्ड हुआ है गांधी वध अभियोग में। नाना आप्टे और नाथूराम को परेशान किया जाता था कि वो अखबार ना चलाएं, हिंदू राष्ट्र की बात ना करें। भीतर के तूफान को दबाकर वे लोग प्रसन्न वदन इन घटनाओं का सामना करते थे। अब हम ये कह सकते हैं कि गांधी पर नाना के क्रोध का एक कारण यह भी रहा होगा। गांधी के सामने उस समय ये एक समस्या थी कि कांग्रेसी जनों से लेकर अन्य जनसाधारण तक के गले में मुस्लिम तुष्टीकरण को किस प्रकार उतारा जाए। उस वक्त के लेखकों की कृतियों का अध्ययन करने से भी हमें इस तथ्य का आभास मिलता है। एक बार गांधी पंचगणी आए तो 25 युवकों के एक गुट ने उनके आगमन का विरोध किया। नाना उस गुट के प्रमुख थे। ये घटना दिनांक 22 जुलाई 1944 की है। श्री देउलकर नामक एक पुलिस अधिकारी उन दिनों पंचगणी में गांधी की सुरक्षा के लिए नियत थे। गांधी वध अभियोग में उनकी भी साक्षी हुई थी। नाना के गुट द्वारा गांधी के उस आगमन के विरोध का उन्होंने अपने बयान में उल्लेख किया था। जब गांधी ने दिल्ली की भंगी बस्ती में अपना डेरा डाला तो उस समय भी नाना ने उनके विरोध में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस समय नाना आप्टे का गांधी से कहना था कि हिंदुओं की खून पसीने की कमाई को छीनकर मुसलमानों को मत दो, क्योंकि इससे भी वे संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इस दान से उनकी तृप्ति नहीं होगी। देश का विभाजन मत कराओ। नोआखाली के हिंदू हत्याकांड से कुछ शिक्षा ग्रहण करो। मुसलमानों की भपकियों से मत डरो। हिंदू युवकों का आह्वान करो। प्रतिकार के लिए वे प्राणपण से सन्नद्ध रहेंगे। इतनी बात बताना मात्र उनका केवल उद्देश्य था, परंतु गांधी ने नहीं सुना, क्योंकि गांधी के भीतर कुछ और चल रहा था। गांधी की सभी प्रतिज्ञाएं, आश्वासन व्यर्थ और विफल सिद्ध हुए। देश का विभाजन हुआ। देश में रक्त की नदियां बहीं। कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों का आक्रमण हुआ। हमारे सैनिकों की क्षति हुई। पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपयों के समर्पण न करने का निर्णय गांधी के दुराग्रह पर बदल दिया गया। परिणाम, गांधी की हत्या हुई। न्यायालय ने स्पष्ट माना कि नाना आप्टे का अनेक लोगों से संबंध था। शस्त्र और पैसा एकत्रित करने के लिए नाना आप्टे ने किस प्रकार अथक प्रयास किया था, इसका चित्रण करने के लिए भी कई साक्ष्य, कई गवाहियां न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुए। भिन्न भिन्न स्तर के लोगों को षड्यंत्र में गूंथा गया। बिना किसी सूत्रधार के इस प्रकार का गुट निर्मित हो जाना नितांत असंभव है, और नाना आप्टे में वे सभी गुण विद्यमान हैं, अथवा किसी न किसी प्रकार से वे गांधी हत्या के क्रांतिकारियों से संबंधित अथवा परिचित हैं। इसलिए इस गांधी वध के आरोप का
अधिक भार नाना आप्टे पर डालकर ही उन्हें फांसी का दंड सुनाया गया था। फांसी का दंड निश्चित हो जाने पर पंडित नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे नाना आप्टे ने अपनी एक ही इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियों को सिंधु नदी में विसर्जित किया जाए। अपने मृत्यु पत्र में उन लोगों ने लिखा कि भारत भू का भाग बन जाने पर सिंधु नदी भारत में आएगी तो उस समय यह अस्थियां उसमें विसर्जित की जाएं। इसमें चाहे कितने ही वर्ष लगें या कितनी ही पीढ़ियां बीतें, किंतु यह तभी किया जाए जब सिंधु नदी भारत का अंग बन जाए। आदरणीय श्री गोपाल गोडसे जी लिखते हैं कि मैंने उस समय उनसे पूछा था कि उनको सिंधु का स्मरण कैसे हो आया। पंडित नाथूराम गोडसे तो इस विषय में मेरा वार्तालाप हुआ था। नाना आप्टे से मैंने पृथक में यूं ही कहा था कि नाना, बहुत हुआ तो हम इन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। तब नाना आप्टे का कहना था कि गोपाल, मनुष्य के मर जाने पर उनका प्रेत अथवा उसकी भस्म का किस प्रकार क्या करना है, मृतक की दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं होता, परंतु मनुष्य तो मृतक की भावनाओं को समझने और उनका आदर करने की चेष्टा करता है। हमारी निष्ठा पुराणपंथी निष्ठा मात्र नहीं है। साधारण रूप से तो हमारे यहाँ गंगा जी में ही अस्थि विसर्जन किया जाता है, किंतु फिर भी गंगा, सिंधु, सरस्वती आदि सभी नदियों को ही पवित्र मानते हैं। हमारी मृत्यु राजनीतिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप की है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखना भी स्वाभाविक है। आदरणीय श्री गोपाल गोडसे जी लिखते हैं कि मैंने 1961 में अपनी आबद्धता के संबंध में प्रबंध आदि के विषय का एक आवेदन मुद्रित करके सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था। जब उसको एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया तो मैंने उसके साथ अपना समर्पण भी प्रस्तुत किया। मैंने उसे नाथूराम और नाना को समर्पित किया था। पंडित नाथूराम गोडसे के गुणों की प्रशंसा तो न्यायालय ने भी की थी। उनके गुणों के लिए उनका और नाना ने जो उनके साथ अंत तक मित्रता निभाई, उनकी इस दृढ़ मित्रता की भावना के लिए उनको भी मैंने वह समर्पित किया था। उस समर्पण में मैंने लिखा था, आदरणीय बंधु नाथूराम को और नाथूराम के मित्र नारायण दत्तात्रेय आप्टे को, जिन्होंने जिस प्रकार सुख के दिनों में मित्रता निभाई, उसी प्रकार दुख के दिनों में भी वे विमुख नहीं हुए, जो अंत में नाथूराम के साथ हाथ में हाथ देकर, कंधे से कंधा लगाकर संसार की दृष्टि में सर्वाधिक अमूल्य वस्तु प्राणों का भी उत्सर्ग कर ज्ञात और अज्ञात विश्व को जोड़ने वाले सेतु पर खड़े हुए, जिन्होंने नाथूराम के साथ मनीषी बंकिम के मंत्र मुग्ध करने वाले वंदे मातरम शब्दोच्चारण के साथ इन चर्मचक्षुओं की दृष्टिमान विश्व से विदा ली, उनको सादर समर्पित।